हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आजकल ऑनलाइन में आपको कबीरदास की साखियाँ के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर समझाए जा रहे हैं। बेटा आज बेटा लास्ट दोहा, ये जो अंतिम साखी है कबीरदास जी की आपके सिलेबस में, उसको बेटा आज पढ़ते हैं। इन उसका अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये आपको ऑलरेडी ऑफलाइन में समझाए जा चुके हैं। यानी कि पोयम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आजकल हम जो फर्स्ट पोयम है उसके कुछ अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर समझ रहे हैं। जो आपको पीडीएफ भेजा गया है उसके क्वेश्चन आंसर, ये सभी क्वेश्चन आंसर पहले अपनी कॉपी में लिख लें और उसके बाद आप लोग वीडियो सुने। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, लिखा है कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं। मैंने कबीरदास जी के अनुसार, इस दोहे के अनुसार व्यक्ति कौन श्रेष्ठ है, उसका आंसर क्या है। लिखा है कबीर मनुष्य को श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं। यानी उसके कर्म अच्छे हों वही समाज में श्रेष्ठ माना जाता है कबीरदास जी के अनुसार, और सत्यता भी है ये। यही बातें आपको क्लासेस में ऑफलाइन में भी समझाएगा। लिखा था ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। क्या करें कबीरदास जी की, यदि व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है लेकिन उसके कर्म अगर अच्छे नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है। जैसे क्या उदाहरण दिया उन्होंने, सुवर्ण कलश सुरा भरा। यद्यपि ये मैं समझा चुका हूँ क्लास में, आपको अच्छी तरह क्लास में समझाया गया है। दूसरे लाइन में क्या करें, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। उन्होंने उदाहरण से तुलना की है। सुवर्ण मनी सोने के लिए बोला है, कलश घड़े के लिए बोला गया, सुरा मदिरा के लिए बोला गया है, भरा साधु साधु निंदा सोई। कि सोने के पात्र में, सोने के बर्तन में यदि मदिरा भर दी जाए तो भी सज्जन लोग, साधु लोग, संत लोग उस पात्र की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। अर्थात व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है, उसके वंश से नहीं होती है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए आपके। नंबर 2 क्वेश्चन है बेटा, साधु किसकी निंदा करते हैं, जो अभी आपको मैंने समझाया है। आंसर क्या है, साधु मदिरा भरे स्वर्ण पात्र, स्वर्ण पात्र माने सोने का बर्तन की निंदा करते हैं। अर्थात वे बुराइयों में लगे मनुष्य की निंदा करते हैं। जो मनुष्य जो है अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर बुराइयां हैं, उसकी निंदा करते हैं। लिखा है चाहे वह मनुष्य कितने ही बड़े कुल का हो, चाहे बड़े कितने ही बड़े कुल का क्यों न हो, बड़े वंश में उसने जन्म क्यों नहीं लिया हो, लेकिन उसके अच्छे कर्म न हो तो ऐसे व्यक्ति की समाज में आलोचना ही होती है, निंदा ही होती है। ऐसा ही कबीरदास जी ने कहा था, ऐसा ही वास्तविक भी है। नंबर 3 क्वेश्चन है बेटा, भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कई बार आपको बताया गया है भाव सौंदर्य, उसका अर्थ समझने के बाद क्या भाव निकल रहा है। और शिल्प सौंदर्य क्या होता है बेटा, काव्य की सुंदरता, चमक दमक, भाषा शैली क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है, ये आपको कई बार बताया गया है। तो हम कभी कभी उसको अलग क्वेश्चन बनाते हैं, कभी कभी हम कंबाइंड क्वेश्चन बना लेते हैं। आपको इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको वर्क भेजा जाता है हमारे द्वारा, आपको इसी फॉर्मेट में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, डेट एंड डे वाइज। क्वेश्चन क्या है, भाव सौंदर्य। देखिए यहाँ पे ध्यान दें बेटा, ठीक है। इसमें दुष्कर्मों, बुरे कर्मों के लिए बोला गया है। दुष्कर्मों मानी बुरे कर्मों कि हानिकारक प्रभाव का वर्णन सुंदर शब्दों में हुआ है। मानी इस दोहे में, इस साखी में जो मनुष्य के दुष्कर्म हैं उसका जो हानिकारक प्रभाव पे पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है, उसका वर्णन बहुत अच्छे शब्दों में किया गया है। मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है। इस दोहे के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्यों को, यानी हम मनुष्यों को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है कि हम अच्छा कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। शिल्प सौंदर्य फर्स्ट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यद्यपि आपके सिलेबस में नहीं है ये अलंकार, जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था अलंकार, ब्लैक बोर्ड में आपको समझाए थे। अगर आपको ध्यान होगा, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी ऑफलाइन की, तो ब्लैक बोर्ड में आपको समझाए गए थे। मैंने उस समय भी कहा था बेटा, भले अलंकार का टॉपिक अलग से भी है, हम तब भी समझाएंगे आपको। जहाँ जहाँ पे पोएम में अलंकार आए हैं वो भी हमने आपको समझाए थे क्लासेज में। अनुप्रास समझाया था, श्लेष समझाया था, यमक समझाया था, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार समझाया था। कुछ कुछ की परिभाषाएं भी लिखाई थी, कुछ बच्चों ने कॉपी में लिखा भी था उसे। तो यहाँ पे आपको समझ, दृष्टांत
मानी उदाहरणों के माध्यम से जब प्रमुखता दी जाती है अपने बातों को, उदाहरणों के माध्यम, दृष्टांत के आधार पर, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। जब उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांत के आधार पर काव्य में बात को स्पष्ट किया जाता है, तो वहां पर क्या अलंकार होता है? दृष्टांत। यहां पर आप देख रहे हैं क्या दृष्टांत दिया गया है? सोने के पात्र का उदाहरण दिया गया है कि सोने के बर्तन में यदि शराब भर दी जाए, मदिरा भर दी जाए, तो सज्जन लोग, संत लोग उसकी आलोचना ही, कोई ये नहीं बोलेगा यार बहुत अच्छी बात है ये, सब उसकी आलोचना ही करेंगे, क्रिटिसाइज ही करेंगे, क्योंकि वो गलत चीज़ है। तो बोला गया दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे लिखा है, ऊंचे कुल के हीन आदमी के लिए स्वर्ण पात्र में शराब से तुलना बहुत सार्थक बन पड़ी है। सार्थक का मतलब होता है बच्चों अर्थपूर्ण, मतलब जो उदाहरण यहाँ पे दिया है, जो दृष्टांत कबीरदास जी ने दिया है कि अगर ऊंचे कुल का व्यक्ति है और उसके कर्म हीन हैं, तो वो उसे उदाहरण दिया है कि जैसे सोने के पात्र में अगर मदिरा भर दी जाए तो वो भी क्या है? नगण्य है। ऐसे अच्छा सा सार्थक प्रयोग किया है, अर्थपूर्ण उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने। इसका यहाँ पर क्या अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। दूसरी पंक्ति में लिखा है, नंबर 2 पॉइंट है, दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ये तो बेटा आपको कई बार क्लासेस में समझाया गया, हर पोयम में मैंने कहा था सबसे आसान पहचानने के लिए है क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पे काव्य में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मैंने अक्षर, अल्फाबेट, हिंदी का, काव्य में जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, आवृत्ति में रिपीट होना, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जैसे दूसरी पंक्ति बेटे यहाँ पे, सुवर्ण कलश सुरा बरा, सुवर्ण में 100 अक्षर है, फिर सुरा में 100 अक्षर है, साधु में 100 अक्षर है, सोई में 100 अक्षर है, आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसा आपको समझना है। कोई भी समस्या हो बेटा आप हमें प्रश्न पूछें। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, 1 बाय 1 जैसे आपको हमने प्रत्येक दोहे की वीडियो एक दिन में भेजी है, एक ही दोहे का काम एक दिन में भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, ऐसा ही एग्जाम में आएगा, ऐसी MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएंगी और आपके पास आएंगे एग्जाम में। ऐसी आपको तैयारी करनी है। तो एक दिन में आपको एक दोहे का काम भेजा गया है। मैं बात ऑनलाइन की कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी ऑलरेडी पहले समझाया जा चुका है क्लासेस में। आपको वो सारा वर्क एज इट इज कॉपी में लिखना है। वर्क लिखने के बाद तब आप वीडियो सुना करो। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या हो आप हमें मैसेज में प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।